जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बीजेपी के एमएलए ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। गवर्नर ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा ना करे मुझे विवश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार पर हिंसा को लेकर हमला बोलते हुए कहा है कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को आए हुए 1 माह से अधिक हो गया है, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में हिंसा पर चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। चुनाव के बाद बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने, उन्हें डराने और धमकाने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के बाद बीजेपी के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और बंगाल में हर रोज हिंदू महिलाओं के साथ घरों में घुसकर दुष्कर्म किया जा रहा है। यानी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो बोल रहे थे जिहादियों को लेकर, वो सही बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री ने किसी भी पीड़ित के आंसू नहीं पूछे हैं। उन्होंने कहा कि इतना ना डरो कि डर के कारण डर की चर्चा ही नहीं कर पाओ। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी पर हमले बोले गए हैं। ममता सरकार संविधान के दायरे में काम करे, सिस्टम के बाहर जाकर काम करेंगे तो मुझे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विवश होना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। पिछले सोमवार को वह दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए थे। वहाँ शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि बंगाल में धारा 356 से भी बुरे हालात हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मैं हाथ जोड़कर सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमें खून से लथपथ बंगाल नहीं चाहिए। इस धरती पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूं कि यहाँ किसी का भी मन भय से मुक्त नहीं है। बंगाल को कश्मीर की तरह खत्म करके मुस्लिम स्टेट बना दिया गया है। बंगाल के राज्यपाल ने बोला कि डर इतना ज्यादा है कि बंगाल में लोकतंत्र अंतिम सांस ले रहा है और भीड़ तंत्र खून खराबा चारों तरफ देखने को मिलता है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बंगाल में दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से लागू है। ये देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी लागू है, लेकिन बीजेपी पार्टी के सभी नेता ममता बनर्जी के गुंडों के डर से बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जा रहे हैं ताकि उनकी जानें बच जाएं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के कारण लोगों के कथित विस्थापन पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का कड़ा विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में हुई हिंसा के प्रत्येक कृत्य को चुनाव के बाद की हिंसा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना वायरस के नए मामलों में आ रही कमी और राज्य में मिल रही छूट के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर के हजारों लोग गर्मी से राहत पाने के लिए अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हालांकि दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जा रहे सैलानियों को राज्य द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप भी गर्मी से राहत पाने और काम धंधे को किनारे रखकर सुकून की खोज में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए इन दोनों राज्यों के कोरोना संबंधित नियम और कानूनों को जानना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश जाने के लिए अब आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बिना टेस्ट रिपोर्ट के ही राज्य में कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने धारा 144 भी हटा दी है। राज्य में अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद ही रहेंगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य में होटलों के मौजूद स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रखे जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि अगर हिमाचल सरकार ने कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य नहीं रखा है तो इससे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट द्वारा फिर से कोरोना फैल सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में उत्तराखंड का नाम भी शुमार है। लिहाजा नए मामलों में कमी आने के बावजूद राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को कोरोना वायरस का नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन यानी कि 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड आने वाले गैर राज्य के लोगों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्टर कराना भी अनिवार्य होगा। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि फिलहाल उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं, लिहाजा यहाँ आपको ठहरने की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य में बसाने को लेकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत इन्हें बसाया जा रहा है। इन्हें फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित अन्य दस्तावेज तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि वे वोट डाल सकें। इन्हें आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जा रही है।
प्रदेश की एटीएस ने पिछले सप्ताह गाजियाबाद में रहने वाले मुसलमान नूर आलम और आमिर हुसैन नाम के 2 रोहिंग्याओं को जाली कागजात के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को 5 दिन की रिमांड पर लखनऊ भेजा गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियों को पता चला है कि दिल्ली के खजूरी खास इलाके के एक वेंडर ने रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाया था। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुलासा किया है कि रोहिंग्या मुसलमान फर्जी राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में बसने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रोहिंग्याओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हराया जा सके। इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। आईपीएस अधिकारी ने बताया कि रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में बस गए हैं। आधार कार्ड और वोटर कार्ड समेत दूसरे पहचान प्रमाण पत्र होने के कारण उनकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल काम है। नूर आलम और हुसैन की गिरफ्तारी का ऑपरेशन चलाने वाले प्रदेश एटीएस के आईजी जी.के. गोस्वामी ने बताया है कि आरोपितों के पास से 70,000 रुपए नकद, पैन, आधार और UNHCR कार्ड मिला है। जांच एजेंसी को पता चला है कि ये दोनों अलग अलग माध्यम से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में घुसने के रैकेट में भी शामिल हैं। रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत लाया जा रहा था। एटीएस की इस पूछताछ में जिस बात का खुलासा हुआ है वो ये है कि अपने सगे संबंधियों की सहायता से रोहिंग्या मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश में बस चुके हैं और नकली वोट डालकर योगी आदित्यनाथ को चुनाव में हराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर रोहिंग्या अलीगढ़, आगरा और उन्नाव के बूचड़खानों में काम करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं ने यूपी में बसना शुरू कर दिया था। प्रतिबंधित सिमी समर्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के नेता इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय भाषा आती है, लिहाजा वे शहरी इलाकों में ठिकाना बना रहे हैं। वहीं उनकी मदद से रोहिंग्या यूपी के ग्रामीण इलाकों में बसाए जा रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने के प्रयास जारी हैं। डोमिनिका हाई कोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने हल्फनामा दायर किया है और कहा है कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है। वह अब भी भारतीय नागरिक है। हल्फनामे में कहा गया है कि भारत सरकार उसे एंटीगुआ द्वारा प्रदान की गई नागरिकता को रद्द करने का मुद्दा वहां की सरकार के समक्ष उठा चुकी है। भारत ने एंटीगुआ सरकार से कहा है कि उसने धोखाधड़ी पूर्वक वहां की नागरिकता हासिल की है। भारत में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देश में किए गए अपराध के सिलसिले में उसकी जरूरत है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा दायर हल्फनामे में कहा गया है कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत उसके द्वारा देश की नागरिकता छोड़ दिए जाने का दावा त्रुटिपूर्ण है। उसकी अर्जी को खारिज किया जा चुका है। भारत ने कहा है कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसके द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ दिए जाने का दावा भारत के कानून के विपरीत और पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। उसके द्वारा इस बारे में किए जा रहे सभी दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।